हेलो दोस्तों, आज आप लोगों की प्राचीन प्राचीन इतिहास की क्लास चलेगी। सप्ताह में 3 दिन संविधान की क्लास चलेगी और 3 दिन प्राचीन इतिहास और 1 दिन इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी। तो आइए देखते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास को हम पढ़ते समय इसको 3 भागों में लगभग बांट दिए थे। एक था प्राक इतिहास काल और दूसरा आदि इतिहास काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास काल मतलब कि इसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, लेकिन लिखित साक्ष्य का उल्लेख ना, लिखित साक्ष्य ना मिले। लिखित साक्ष्य ना मिले उसे प्राक इतिहास काल कहते हैं, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले और लिखित साक्ष्य ना मिले। जैसे औजार हुआ, बस्ती हुआ, ये पुरातात्विक खुदाई में जब हुआ तो औजार मिला, बस्ती मिला, लेकिन लिखित साक्ष्य का उल्लेख कहीं भी इसमें नहीं मिलता है। और दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले और लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सके। इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता जो है आदि इतिहास काल के अंतर्गत आती है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला है और लिखित साक्ष्य भी मिला है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक काल, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले और लिखित साक्ष्य भी मिले और इसे पढ़ा जा सके। जैसे अशोक के जो शिलालेख है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसका पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और लिखित साक्ष्य भी मिला है और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है। तो चलिए प्राक इतिहास काल के बारे में देखते हैं। लगभग 13 मई 1863 को पहली बार तमिलनाडु में एक जगह है पलवरम, यहाँ पर सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवरम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पहली बार इसने एक कुल्हाड़ी की खोज की थी। 13 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवरम नामक जगह पर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, पहली बार इसने एक कुल्हाड़ी की खोज की थी, जिससे आगे चलकर इसको रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाने लगा। 13 मई 1863 को पहली बार रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवरम नामक जगह पर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, पहली बार इसने एक कुल्हाड़ी खोजी थी, जिससे आगे चलकर इसे प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाने लगा। आइए आगे देखते हैं। अगर भारत में पुरातात्विक विभाग का अगर जनक की बात किया जाए तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया, जो कि उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि खुद पुरातात्विक विभाग में थे। और इसने लॉर्ड कैनिंग ने अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में पुरातात्विक विभाग का जनक इसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने इसे बनाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को
पुरातात्विक विभाग का जनक। अगर प्राग ऐतिहासिक काल का अगर जनक पूछेगा तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहते हैं, जो कि क्योंकि इन्होंने 1863 में पहली बार पल्लवरम नामक स्थान से एक कुल्हाड़ी की खोज की थी। और अगर पुरातात्विक विभाग की बात की जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे पुराना पसार उपकरण जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है बोरीवली, वहीं से सबसे पुराना उपकरण मिलता है, जो कि लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा पुराना है, जो कि बोरीवली से मिला है। यह फिलहाल महाराष्ट्र में है। तो चलिए आगे देखते हैं। अठारह सौ 16 से लगभग 20 की बात है, जो कि 1816 से लगभग 16 से 1820 की बात है। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय से कुछ वस्तुओं को इकट्ठा किया और उसको अपने अपने हिसाब से इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दिया पाषाण काल और दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। थॉमसन ने 1816 और 20 के बीच में लगभग पाषाण काल और कांस्य युग और लौह युग को अलग अलग कर दिया। और फिर लगभग 1865 के दौरान एक पुरातात्विक विभाग से संबंधित थे, जो थे जॉन लुबाक। इसने पाषाण काल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक था पूरा पाषाण काल और दूसरा था नवपाषाण काल, जो कि 1865 में जॉन लुबाक ने इसको पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभक्त कर दिया। और इसका जो समय माना जाता है लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और जो इसका समय माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व में। 1865 में जॉन लुबाक ने पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल को दोनों को अलग अलग कर दिया। और उसी बीच जब पुरातत्व की खुदाई चल रही थी तो फ्रांस में एक जगह मिलती है मास द अजी। जब यहाँ पर खुदाई होती है तो यहाँ पर जो औजार मिलता है वो ना ही पूरा पाषाण काल के अंतर्गत इसको रखा जा रहा था और ना ही नवपाषाण काल के अंतर्गत रखा जा रहा था। तो उसी बीच जॉन लुबाक ने एक और मध्य पूरा पाषाण काल का इसमें 3 भाग कर दिया। एक पूरा पाषाण काल और एक नवपाषाण काल तो पहले से ही था और एक मध्य पूरा पाषाण काल। इसने 3 भाग। फ्रांस में एक जगह थी मास द अजी। जब यहाँ पर खुदाई हुआ तो ऐसे ऐसे औजार मिले, ना ही इसके अंतर्गत रखा जा रहा था और ना ही इसमें आ रहा था। तो
तो इसीलिए इसको मध्य पूरा पाषाण काल का दर्जा दे दिया गया। और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो चलिए देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी लगभग 3 भागों में डिवाइड कर दिए थे। एक था निम्न पूरा पाषाण काल, और दूसरा था मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा था उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसको हम पढ़ते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। आज हम इसको निम्न पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण निम्न पूरा पाषाण काल। जो कि 13 मई, मैंने पहले ही बताया था, 13 मई 1863 को पहली बार पल्लवरम नामक स्थान से, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने एक कुल्हाड़ी की खोज की थी, जो कि निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और यह एक और जगह है, तमिलनाडु में ही जगह है, अतिपरिकम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि रॉबर्ट ब्रूस फुट के एक दोस्त थे किंग। यहाँ से एक स्थल की खोज करते हैं जो कि अतिपरकम, जो कि तमिलनाडु में ही पड़ता है। और इसी में निम्न पूरा पाषाण काल में ही एक और स्थल की खोज होती है, जो कि बदमदुराई के नाम से जाना जाता है, बदमदुराई। तो निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत 13 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम नामक स्थान, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, उसकी खोज करता है। और इसी का एक दोस्त था किंग, जो कि अतिपरिकम, जो कि तमिलनाडु में एक जगह है, इसकी खोज करता है। और एक निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही बदमदुराई एक स्थल है, इसकी भी खोज होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत 2 संस्कृतियाँ प्रमुख मानी जाती है। एक था सोहन संस्कृति, जिसको चापर चापिंग पेबुला भी कहा जाता है। चापर चापिंग पेबुला भी कहा जाता है, जो कि चापर होता था असल में इस आकार का होता था, एक तरफ से खुदाई करने योग्य होता था, और जो ये होता था चापिंग, ये दोनों तरफ से खुदाई इससे किया जा सकता था, जो कि पत्थर का बना हुआ था। और इसको चापर चापिंग पेबुला भी कहा जाता है, इस सोहन संस्कृति को, जो कि सोहन नदी के पास इस संस्कृति का मिलता है, इसीलिए इसको सोहन संस्कृति कहा जाता है। जो कि चापर चापिंग पेबुला को पहली बार यानी 1928 में डी.आर. वाडिल ने इसकी पहली बार उत्खनन करवाया था। और आगे चलकर डी टेरा, चलिए मिटा देते हैं इधर, डी टेरा पीटरसन, जो कि आगे चलकर डी टेरा पीटरसन ने इसकी सफलतापूर्वक इसका उत्खनन करवाया था, जो कि चापर चापिंग पेबुला का पूर्ण रूप से बहुत अधिक मात्रा में इसका मिलता है, जो कि ये चापर चापिंग पेबुला ऐसा होता था, यही मिलता है। और लगभग पहली बार डी.आर. गाडिल ने यहाँ पर
उत्खनन करवाया था, जो कि चापर चापलिंग पेबुला मिला था। और एक महाराष्ट्र में चित्तौड़ में, महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान में चित्तौड़ में एक गंभीर नदी है, यहाँ से भी चापर चापिंग पेबुला मिलता है। और बेलन नदी घाटी से भी चापर चापिंग पेबुला मिलता है। और एक था मद्रास संस्कृति, ये था सोहन संस्कृति और एक मद्रास संस्कृति। पहला था सोहन संस्कृति और दूसरा था मद्रास संस्कृति। मद्रास संस्कृति को कोटलेयर संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि कावेरी नदी के पास ही इस सभ्यता का मिलता है, इसीलिए इसको कोटलेयर संस्कृति भी कहते हैं, जो कि इसका नाम बी डी कृष्ण ने इसका नाम किया था मद्रास संस्कृति के बारे में। मद्रास संस्कृति, जो कि कोटलेयर संस्कृति भी कहा जाता है, जो कि कावेरी नदी के पास से मिला था, इसका नाम बी डी कृष्ण ने दिया था, इसीलिए इसे मद्रास संस्कृति कहा जाता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।